नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने ही बनाए जाल में उलझते जा रहे हैं, अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। और ऐसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इन दो दिग्गज नेताओं ने सिर्फ अपनी पार्टी की सरकार को ही नहीं फंसा दिया, सिर्फ अपनी पार्टी को ही नहीं फंसा दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक तरह से फंसा दिया है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, 100 वर्ष आरएसएस के पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं, उन्हें एक प्रकार का एनजीओ बताते हुए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बनाए गए जाल में उलझता जा रहा है, फंसता जा रहा है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी महत्वपूर्ण बैठक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 3 दिवसीय बैठक मध्य प्रदेश के जबलपुर में चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में, दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम प्रांतों के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। भविष्य के एजेंडे, भविष्य की रणनीति, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। और ये आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग एक बार फिर से उठ क्यों रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं ने एक ऐसा पिटारा खोल दिया है, एक ऐसा मुद्दा बाहर निकाल दिया है जिस मुद्दे को फिर से बंद कर पाना, कहते हैं ना कि जिन अगर बोतल से निकल गया तो फिर आप उस जिन को वापस बोतल में डाल पाए, ये बहुत मुश्किल काम होता है, अपने आप में एक असंभव काम होता है। तो मोदी और शाह की जोड़ी ने आरएसएस के सामने एक विकट स्थिति पैदा कर दी है। दोस्तों, आज देश के आजादी के आंदोलन के महानायकों में शुमार, आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री, देश के 550 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करके भारत जो हम आज देख रहे हैं एक देश के तौर पर, उनकी रूपरेखा, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह महिला आप इंदिरा गांधी को कह सकते हैं। इस मायने में कह सकते हैं कि उन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीती थी 1971 में, पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों का सरेंडर करवाकर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के एक नए देश को जन्म दिया था। उन इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि भी है। देश के इन दो महान हस्तियों को मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आमतौर पर यह माना जाता है कि महापुरुषों को लेकर, देश के महानायकों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो या उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवसर हो, ऐसे समय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है, नरेंद्र मोदी साहब की आदत है, अमित शाह की आदत है। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात की धरती पर थे और नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां पर जाकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने। और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन राजनीति करने का कोई मौका नरेंद्र मोदी चूकते नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतभेदों को उभारने की कोशिश की। दोनों आपस में लड़ते थे, इस तरह की बात को साबित करने की कोशिश करते हुए नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, कश्मीर को अलग संविधान से बांट दिया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस को न केवल अपनी पार्टी और सत्ता बल्कि गुलाम मानसिकता अंग्रेजों से विरासत में मिली थी। जब अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया
किया तो वंदे मातरम राष्ट्र की एकता और एकजुटता की आवाज बना। अंग्रेजों ने भारत वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। मोदी ने आगे कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वह कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राजनीतिक बयान ने एक बार फिर से आरएसएस को ही फंसा दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में भारतीय जनता पार्टी उलझ कर रह गई, नरेंद्र मोदी फंस कर रह गए और इन दोनों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को फंसा दिया, सबसे ज्यादा अगर किसी को उलझा दिया तब वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत और आरएसएस के तमाम नेताओं को प्रधानमंत्री ने, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री के इस बयान ने बुरी तरह से उलझा कर रख दिया, बुरी तरह से फंसा कर रख दिया। और जो जिन बोतल में बंद था वो जिन एक बार फिर से निकलकर बाहर आ गया, वो पिटारा एक बार फिर से खुलकर आगे सामने आ गया। आरएसएस जिस इतिहास को याद नहीं करना चाहता, जिस इतिहास को भुलाना चाहता है, जिसको मिटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, वो इतिहास एक बार फिर से निकलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने खड़ा हो गया। आरएसएस किस तरह से मुश्किल में फंसता हुआ नजर आया, आरएसएस का कौन सा इतिहास सामने खड़ा हो गया जिससे आरएसएस बचने की कोशिश करता है, वो तथ्य सामने रखने से पहले एक बार जरा मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरह के नेता थे। आजादी के आंदोलन के दौरान भी और आजादी के आंदोलन के बाद भी 1946 में, जी हां, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने पीक पर था और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द देश को आजादी मिल सकती है, उस समय इंडियन नेवी, जो उस समय रॉयल इंडियन नेवी के रूप में जानी जाती थी, उसमें विद्रोह हो गया। अब सेना विद्रोह कर दे, अपने आप में निश्चित तौर पर गुलाम भारत में आप इसको कह सकते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सकता था देश को आजाद करने के लिए। लेकिन देश की आजादी का आंदोलन चला रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कांग्रेस के उस समय सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि सेना में अनुशासन होना चाहिए और अगर इस तरह की अनुशासनहीनता को अगर हमने बढ़ावा दिया, समर्थन दिया, तो आजाद भारत में भी कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती है। और यही वजह है कि भारत की सेना आज तक भारत की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के अधीन काम करती है। हमारे यहाँ, हमारे देश में भारत की सेना के किसी भी अंग ने कभी भी पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट करने के बारे में सोचा तक नहीं। ऐसे दूरदर्शी नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देश की आजादी के बाद, अभी जो आईएएस है उस समय आईसीएस कहे जाते थे, देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अधिकारियों के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और जिस जमाने में कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बना भी सकता था, इसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़े होकर उस समय अधिकारियों, नौकरशाहों के बीच में कहा कि आप जनता के मालिक नहीं हैं, आप जनता के सेवक हैं, आपको लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के अधीन तो काम करना है, लेकिन आप किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम नहीं कीजिएगा, आप निष्पक्ष तरीके से काम कीजिएगा, आप जनता के हित में काम कीजिएगा, राजनीतिक दल के एजेंडे पर नहीं, राजनीतिक दल के हित में नहीं, नेताओं के कहे पर नहीं, आप संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम कीजिएगा। निर्वाचित सरकार का आदेश मानना जरूरी है, लेकिन उसका कोई राजनीतिक पार्टी फायदा ना उठा पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से काम करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कहा था, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए, उनकी ऊंची प्रतिमा बनाने वाले, उनका नाम लेकर कांग्रेस पार्टी पर आलोचना करने वाले, उनका नाम लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस बात को मानते हैं? आज नौकरशाह तो छोड़िए, आज अधिकारी तो छोड़िए, आज मंत्रालयों के सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी तो छोड़िए, आज आप आईएएस आईपीएस को छोड़ दीजिए, आज आप डीएम एसपी एसएसपी को छोड़ दीजिए, आज आप जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को छोड़ दीजिए। अब तो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों की भी निष्ठा पर, संविधान के प्रति निष्ठा पर कई तरह के क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। देश का चुनाव आयोग किस तरह से पक्षपात कर रहा है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किस तरह से पक्षपात कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर जाकर 30 साल पहले के लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाते हैं, वो 30 मिनट पहले उनकी अपनी ही सरकार, उनके अपने ही चुनाव आयोग में
दुलार चंद यादव राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता लालू यादव के करीबी नेता की हत्या हो जाती है और कहीं कोई सवाल नहीं उठता, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं होता कि जब चुनाव आयोग तमाम गाड़ियों की तलाशी कर रहा है, जब चुनाव आयोग ने हथियारों को जब्त कर लिया है, जब प्राइवेट हथियारों पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है, जब लगातार उम्मीदवारों की गाड़ियां चेक की जा रही है, तब कैसे आरोप लगाया जा रहा है अनंत सिंह पर। अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है, मोकामा से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार है, बाहुबली है, जेल से कैसे बाहर आए ये सब जानते हैं, कितने गंभीर मुकदमे उन पर है ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने हथियार लेकर गोली मारकर हत्या की है, तो वो निजी हथियार आए कहां से, उन हथियारों को रोका क्यों नहीं गया, उन हथियारों को जब्त क्यों नहीं किया गया। अब सवाल चूंकि चुनाव के दौरान जो है पूरा का पूरा जो प्रशासनिक अमला होता है वो चुनाव आयोग यानी संवैधानिक संस्था के नेतृत्व में काम करता है, लेकिन यहां कोई निष्पक्षता नजर नहीं आती, कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। जिन पर आरोप लगा उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम सवाल ये बताते हैं, ये तमाम परिस्थितियां ये बताती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहे रास्ते पर नरेंद्र मोदी साहब चल नहीं रहे हैं और अब तो इंडिया ने उनको फंसा दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो एक पुराना जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध वाला जिन अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत करते हुए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से निकली है, उनकी विचारधारा का जो मूल संगठन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब एक बार फिर से देश में ऐसी ही सरकार की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े संगठन पर प्रतिबंध लगा सके, यानी सीधे सीधे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हुए नजर आए। और अगर ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक सीमित रहता तो शायद ये मामला उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बोलना शुरू किया एक एक करके वो भारतीय जनता पार्टी के धागे खोलते हुए नजर आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सच बताते हुए नजर आए, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिश्तों का सच बताते हुए नजर आए। और जितना ज्यादा वो बोलते नजर आए उतना ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फंसती हुई नजर आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती हुई नजर आई। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज? मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की दुखती रग को छेड़ दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दुखती रग को छेड़ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना नाम जपते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तारीफ में पता नहीं क्या क्या कहते हुए नजर आते हैं। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को सच में असलियत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं, अमित शाह मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की एनडीए गठबंधन की सरकार मानती है, तो उन्हें भी वो काम करना चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिलाया कि अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हो, अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हो, तो फिर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो मैं जरा आपको बता देता हूं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 में एक पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में क्या कहा कि गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और भी बढ़ गया है। इन हालातों में सरकार के पास आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भारतीय जनसंघ के महापुरुष माने जाते, भारतीय जनसंघ के तो संस्थापक थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा जिसमें सीधे सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि आरएसएस और हिंदू महासभा की गतिविधियों के कारण देश में जिस वातावरण का निर्माण हुआ उसी से गांधी जी की हत्या हुई। यानी वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को
बापू महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल कहते थे कि संघ के भाषण सांप्रदायिकता के जहर से भरे हैं, संघ के कारण ही गांधी जी की हत्या हुई थी। जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी, आज वही लोग कांग्रेस से सवाल पूछते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एक करने वाले नेता हैं। उन्होंने संविधान सभा में फंडामेंटल राइट से जुड़े अपने विचार रखे और संविधान में जगह बनाकर दी। उन्होंने देश को जो दिया, देश के सामने जो रखा, वो अपने आप में अनुकरणीय था और उसको लेकर किसी भी तरह से कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करती है, जबकि दोनों के अच्छे संबंध थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ किया करते थे, खुलकर तारीफ किया करते थे। नेहरू ने भारत की एकता को आकार देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सराहना की और पटेल ने नेहरू को देश के लिए एक आदर्श बताया था। और वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों में कहीं कोई मतभेद नहीं थे, दोनों में कहीं कोई विरोध नहीं था और दोनों ने एकजुट होकर आजाद भारत से पहले यानी गुलाम भारत में देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और देश की आजादी के बाद दोनों ने भारत को बनाने की जंग लड़ी। उन्होंने भारत को भारत की तरह खड़ा करने की जंग लड़ी। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि नेहरू ने खुद सरदार पटेल को भारत की एकता का शिल्पी बताया और वहीं पटेल ने नेहरू को देश के आदर्श और जनता का नेता कहा था। सरदार पटेल के बयान को कोट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पिछले 2 कठिन वर्षों में नेहरू जी ने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है वो मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। देश के आदर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधानमंत्री और सबके लाडले जवाहरलाल के महान कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली किताब है। और कुछ तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखने भी बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कहे पर नहीं जाइएगा। कश्मीर को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल और नेहरू की जो सोच थी वो अलग अलग थी और नेहरू की सोच के कारण कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। जरा हकीकत है, आप डिबेट उठाकर देख लीजिएगा। 370 को जब पारित करवाया गया उस समय क्या जवाहरलाल नेहरू देश के अंदर थे? और उस समय कांग्रेस में मतभेद थे, तो उन मतभेदों को दूर करके वोट करने के लिए, पक्ष में वोट करने के लिए किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कश्मीर एक सरकार के तौर पर चूक मानी जा सकती है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा उठाकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में मतभेद की बात को स्थापित करने वाले नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते हुए नजर आते कि अब जब मौका था पीओके लेने का, अब जब मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लेने का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो किसके फोन करने पर उन्होंने अचानक युद्ध विराम करवा दिया? आप 1947 की बात याद करते हैं, आप 1965-71 में चले जाते हैं, लेकिन 99 आपको याद नहीं आता, 2025 आप भूल जाते हैं और बार बार आप गलत तथ्यों के साथ, गलत बयानबाजी के जरिए राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजादी के आंदोलन के दौरान कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना बताती हुई नजर आए। तो कभी वो कांग्रेस पार्टी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को छीनने की कोशिश करती है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को, तो कभी भगत सिंह को अपना बनाने की कोशिश करते हुए नजर आती है। लेकिन कई सवाल गहरे हैं, जिन सवालों के जवाब वो देने से बचती हुई नजर आती है। बतौर दर्शक मैं आपसे अपील करूंगा, आपको क्या लगता है कि जलियांवाला बाग का जो पुनरुद्धार किया गया उसके नाम पर क्या वहां की निशानियों को मिटाने की कोशिश की गई? भगत सिंह की यादों को मिटाने की कोशिश की जा रही है? सुभाष चंद्र बोस को लेकर जवाहरलाल नेहरू पर कई तरह के आरोप लगाने वाले जब सच सामने आए, वो भारतीय जनता पार्टी माफी क्यों नहीं मांग रही है? और वही भारतीय जनता पार्टी जब बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना महापुरुष बताने की कोशिश करती हुई नजर आती है, तो उसको ये याद क्यों नहीं आता कि वल्लभ भाई पटेल साहब ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जितना ज्यादा इस मुद्दे को उठाते हैं, जितना ज्यादा इस जिन को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा वो अपने मात्र संगठन जिनके वो प्रचारक है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही फंसाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है? आरएसएस की भूमिका, आरएसएस की भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव की मांग,
मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग को लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि अखिलेश और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं, ये तय मानकर चल लीजिए कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल इसी तरह की मांग करते हुए नजर आएंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए नजर आएंगे। तो क्या आपको वाकई लगता है कि मोदी हो या अमित शाह, वो अपने बयानों से कांग्रेस को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो घेर नहीं पा रही, उनके बयानों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मुश्किल भरी स्थिति पैदा होती जा रही है, असहज स्थिति पैदा होती जा रही है। इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश के राजनीतिक हालात को लेकर, मोकामा में जो हत्या हुई उसको लेकर, और बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, और बार बार गलत तथ्यों के साथ गलत बयानबाजी करने को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेंबर के तौर पर अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।